देश के सबसे पसंदीदा डिबेट के शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता डिबेट का शो है जो घर से अपने दर्शकों को जोड़ता है और बड़े बड़े पैनलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय जानकार, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एजुकेशनलिस्ट, इन तमाम लोगों से अपने दर्शकों से जुड़वाता है और उनकी बहस कराता है। यही नहीं, बहस का मुद्दा भी हमारे दर्शक तय करते हैं वोटिंग के आधार पर। आइए अब देखते हैं हमारे सम्मानित दर्शकों ने आज इस नंबर 1 डिबेट शो में कौन से मुद्दे का चयन किया है। आज का मुद्दा पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया है। रमजान के महीने में पाकिस्तान में खूनी संघर्ष क्यों? 72% लोगों ने वोट देकर इसे आज देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय हर अच्छे काम करता है खुदा को याद करते हुए, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान जो सिर्फ मजहब के आधार पर बना है, वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। गृह युद्ध जैसे हालात हुए हैं एक पार्टी तहरीक-ए-लब्बाक के कारण। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बकायदा इमरान खान को कहा था कि आप फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल तक बाहर निकाल दें। यह मांग इसलिए की गई थी क्योंकि फ्रांस में एक विवादित कार्टून बना था प्रोफेट मोहम्मद का और उसको लेकर एक जो शिक्षक थे, जो प्रोफेसर थे, उनका गला रेत दिया गया था। इसके बाद फ्रांस में आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद फ्रांस ने कई कानून पास किए। अब तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मांग कर रहे हैं रिजवी कि फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, उनसे तमाम संबंध तोड़ लिए जाएं और साथ ही साथ फ्रांस से होने वाले आयात को भी बंद कर दिया जाए। पहले इमरान खान इस बात को मान गए, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। उसके बाद इस पार्टी का गुस्सा फूटा और हालात ये हो गए हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर चारों तरफ खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है पंजाब के अंदर और कई लोग इसमें मारे भी गए हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान में कैसे आग के गुब्बार और सड़कों पर खूनी संघर्ष ने पाकिस्तान में गदर मचाया हुआ है। आतंकवाद की सबसे महफूज जमीन पाकिस्तान की सड़कों पर जो आतंक मचा है वो कट्टरपंथियों की ताजा करतूत है। अब तो हमारे मुतालबात मिन्नो अन तस्लीम होंगे और पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज होगा। दरअसल फ्रांस के विवादित कार्टून को लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों में अब तक आग सुलग रही है। पाकिस्तान में सबसे कट्टर माने जाने वाली तहरीक-ए-लब्बैक ने फ्रांस के राजदूत के खिलाफ पाकिस्तान में धमकी भरा फरमान जारी किया और पाकिस्तान सरकार को 20 अप्रैल तक वहां के राजदूत को वापस फ्रांस भेजने की डेडलाइन दे डाली। ये याद रखना, जब तक फ्रांसीसी सफीर यहाँ से नहीं निकलता, हम रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस पे पहरा देने के लिए बैठे हैं। तहरीक-ए-लब्बैक का प्रमुख साद हुसैन रिजवी को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से ही सड़कों पर खून खराबा, आगजनी ने गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जबकि इमरान खान पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली पर खून के आंसू रो रहे हैं। बदकिस्मती से हमने अपनी इकोनॉमी को सही मैनेज नहीं किया और हमने कई कर्जे ऐसे ले लिए हैं जिनको बजाय वो वेल्थ क्रिएट करें, यानी दौलत में हमारे इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस कर सकें, बदकिस्मती से उनसे मजीद और कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर फ्रांस की सीनेट ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त नियम बनाते हुए बिल पास कर दिया। फ्रांस में 109 के मुकाबले 208 वोटों से इस बिल को पारित किया गया है, जिसके बाद से कट्टरपंथियों में कोहराम मचा है। उधर फ्रांस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने की भी सलाह दी है। फ्रांस के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में उनको निकाला जाए, तो सरकार ने इसके बारे में माना था और उसकी डेडलाइन अभी 20 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है। उस डेडलाइन को देखते हुए प्रोटेस्ट पाकिस्तान में दोबारा शुरू हुए हैं और इस बार वायलेंस काफ़ी है। देश की बहस में चर्चा है कि रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान में खूनी संघर्ष पूरी दुनिया के सामने जीता जागता सबूत है कि पाकिस्तान में कट्टरवाद और आतंकवाद किस कदर उसकी जड़ों में मौजूद है। ऐसे पड़ोसी से शांति के बारे में सोचना अभी दूर की कौड़ी है।
जो कुछ हुआ फ्रांस में हुआ, दुनिया भर ने उसकी आलोचना की, लेकिन आग पाकिस्तान में लग गई है धार्मिक कट्टरता के नाम पर। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है? पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। इसीलिए सवाल है, क्या पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है? कट्टरपंथियों की फसल, हाँ या नहीं में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल से परिचित हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। अगर शो के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। आज कौन कौन हमारे साथ पाकिस्तान के इस गृह युद्ध के बारे में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जाने माने पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन जर्नलिस्ट राइटर तारिक फतेह साहब मौजूद हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ेंगे। मेरे साथ आसिफ रमीश दाऊदी साहब जुड़ेंगे, जो कि एक प्रोफेसर हैं और फैकल्टी ऑफ किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जेद्दा के अंदर पढ़ाते हैं। मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं, जो कि फाउंडिंग मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, जो अभी प्रधानमंत्री हैं। मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं, लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। मेरे खास मित्र हैं फ़खर यूसुफजई साहब हैं, जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, और वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं याकूब साहब आपसे शुरुआत करूंगा। क्यों हालात हाथ से निकल गए इमरान खान के? उन्होंने तो वादा किया था कि वो फ्रांस के राजदूत को वापस भेज देंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर क्यों गए? अमल नहीं था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस होते हैं या डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, उनको इस तरह से मुआहिदों से ख़त्म नहीं किया जा सकता कि एक लोकल पार्टी के साथ या एक मजहबी तंजीम के साथ अगर मुआहिदा हुआ है तो उसको वो ख़त्म कर दिया जाए। इनफैक्ट उस वक्त जो पहली बार शायद जो एस्केलेशन हो रही थी या लोकल टेंशन्स को कम करने के लिए शायद वक्ती तौर पे एक मसलियत का शिकार हुए, उनसे वादा किया, उस वक्त वादा करना ही नहीं चाहिए था। यानी कि तो वादा क्यों कर दिया? इमरान खान साहब तो मैच्योर आदमी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, ऐसा वादा क्यों करना एक मजहबी तंजीम से जिसको आपको बैन करना पड़े और बाद में आपके यहाँ गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसे हालात हो जाए? देखिए, उससे पहले जब ये मुआहिदा किया गया था, वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि शायद हो सकता है कि किसी क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ 1979 में पहले अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर भी एक अटैक हो चुका था, तो उसको अवॉइड करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ उसमें शरपसंद लोग उठ के आ जाएं और कुछ हमला करने की कोशिश करें, तो उससे क्या पैगाम जाएगा दुनिया को। लेकिन वो वक्ती तौर पर टेंशन्स को रिलीज करने के लिए जो मुआहिदा किया गया, उसके बाद वो जो उनका मेन जो मुआहिदा करने वाले जो शख्स था खादिम रिजवी, जब वो ही नहीं रहा तो उसके बाद जो उसका बेटा है, खैर उसको इस मुआहिदे की पादाश में तो नहीं गिरफ्तार किया गया, इसको अरेस्ट किया गया, किसी एक और FIR में बुक किया गया इसको। लेकिन बहरहाल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शिद्दत पसंद हैं, जो जिनका वोट 11% से ज़्यादा नहीं है, वो लोग किस तरह से सड़कों को ब्लॉक करने की या इस तरह की अलियत रखते हैं, और ये पहली गवर्नमेंट है जो उनके खिलाफ इस तरह से उनको क्रश करने जा रही है और उस तरह से उनको एक जुर्रत का मुजाहिरा कर रही है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि हाँ, स्टेट जो है, रियासत इनके सामने अब नहीं झुकेगी। ठीक है तारिक फतेह साहब, क्यों हुए सिविल वॉर के हालात? और दूसरा मैं समझना चाहूंगा, इमरान खान ये नहीं जानते थे कि डिप्लोमेसी क्या होती है, और उन्होंने क्यों वादा कर दिया कट्टरपंथी तंजीम को कि 20 अप्रैल तक हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज देंगे? ये अगर इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती, तो उसमें कुछ सच्चाई है। इसको क्रिकेट खेलना चाहिए था, शादियां करते रहना चाहिए था, इसका ताल्लुक सियासत से बिल्कुल नहीं है। ये वही दौर है आपने 1947 में जो क्रिएट किया, उसकी आज भी आप बर्दाश्त करते रहेंगे, जब पूरे मुल्क का बुनियादी जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो सोच है फ्यूचर के लिए, वो हेट्रेड पे है। ये आप अकेला एक तो नहीं हुआ ये कोई जलसा, ये तो जिन्ना साहब के जमाने में 600-700 लोगों को मार दिया गया था। ईस्ट पाकिस्तान में क्या किया? ये पाकिस्तान की फंडामेंटल नेचर ही ये है कि वो शिद्दत और यानी स्लॉटर करना और मारपीट करने की फिलॉसफी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि आप ये आज अगर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं तो कल खत्म हो जाएंगे, इनको बंद किया कल और आ जाएंगे। आपने तो हर बच्चे को ट्रेन किया है
खास तौर पे पंजाब में और देहाती एरियो के अंदर कि तुम्हारा काम है जिहाद फी सबीलिल्लाह, जो आपका नेशनल स्लोगन है, और आपका काम है कुफर को हटाना, चाहे वो हिंदू को मारना है या उन मुसलमानों को मारना है जिनको आप काफिर करार दे देते हैं, या वेस्ट से आपकी लड़ाई है जिसको आप कह रहे हैं कि हमने हर सूरत पूरी दुनिया में इस्लाम एस्टैब्लिश करना। ये तो पाकिस्तान ही रह गया ना, बाकी तुर्की या सऊदी अरेबिया या कोई और मुल्क तो नहीं कहता है कि चलो यलगार करो, वियना पे कब्जा करना है। जिन मुल्कों की कोई बेसिस नहीं होती एग्जिस्टेंस की, वो इसी तरह मरते हैं। वो क्या अमेरिकन पॉलिटिशियन ने कहा था, सांप पालेंगे आप बैकयार्ड में तो सामने आके काटेंगे ना। ये हर कोई, आप देखिए जुलूस निकलता है, मारपीट होती, पुलिस वालों के कान काटे जा रहे हैं, एक आर्मी के सोल्जर जुलूस में जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ये किस किस्म की आर्मी है। उसी को दूसरे दिन ऑर्डर मिलता है कि बस करो, तो वो तमाम के तमाम लोग पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ये सारा पपिट शो है इस्टेब्लिशमेंट का और फौजी जनरल्स का है। ये बाकी लोग तो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं इसके अंदर। और ये जो आप हमारे पैनल पे भी आज जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, इनमें से समद साहब से पूछिए ना कि उन्होंने कितने थ्रेटन पाकिस्तान में होस्ट को किया हुआ है जो इनके खिलाफ बोल देते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं। तारिक साहब, तारिक साहब आपने मेरा नाम लिया, तारिक साहब आपने मेरा नाम लिया, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जितनी, मैं वैसे देखें आप तो नहीं, आप सुन लें तारिक साहब, आप बच्चियों को थ्रेटन करते हैं या तारिक साहब, अब आप मेरी सुन लें। आप बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, ठीक है, आपकी तनकीद हम सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आपको मौका देते हैं, यहाँ के चैनल्स भी देते हैं। जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिन आरजू काज़मी की, और जिन पे आपने आके मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, आप सुनने का हौसला रखें। अगर आप इसी प्रोग्राम में प्रोग्राम में मैं नहीं देखे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, आपने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि मैंने किसी को कोई थ्रेट किया है, आपको तो कम से कम तो आप तो सुलझे हुए इंसान है, ठीक है, आपसे हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन आप तो कम से कम जाके इस तरह से ट्वीट ना कर दे, इस तरह से प्रोपेगेंडा ना करें। आप किस बुनियाद के ऊपर मेरे ऊपर किसी को थ्रेटिंग का इल्जाम लगा रहे हैं? मतलब आप भाई आपके अगेंस्ट करूंगा कि आप उठेंगे और इंडिया के नेशनल नहीं, आप एक सिंगल एविडेंस मेरे खिलाफ मुझे दे दे, मैं ये खुद फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को लेकर नहीं है ना, नहीं है ना, यही तो बात है कि आपको पाकिस्तान में कौन सी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है? आप मुझसे पूछ लेते, आप पर्सनली मुझसे पूछ लेते कि जी क्या हुआ, आपने बगैर तहकीक के, क्योंकि आप तहकीक तो करते नहीं, आपके बारे में जो कंप्लेंट्स हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। मेरा काम नहीं है कि आपने जो गंद मचा रखा पाकिस्तान में उसको एंडोर्स क्यों किया, उस कंप्लेन को आपने एंडोर्स क्यों किया? आपको कम से कम मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। या जो इल्जाम कंप्लेन है तो एंडोर्स किया ना याकूब साहब, अगर आपके खिलाफ कंप्लेन है तो एंडोर्स करेंगे ना। तारिक साहब क्या गलत किया उन्होंने, और हमको भी बता दीजिए क्या कंप्लेन है आपके खिलाफ। चौरासिया साहब, जब आपको एक पीटीआई के बंदे ने थ्रेट किया था, आप ही के प्रोग्राम में मैंने उसको कितना शदीद मुजम्मत किया था, मैंने उसको बैन करवा दिया कि वो नेक्स्ट टाइम कभी किसी चैनल पे ना जा सके, सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर से लाइव चैनल पे थ्रेट किया था किसी पे। मेरी पार्टी का, मेरी पार्टी का करें, ये 12वीं सदी नहीं है, ये 21वीं है। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं आप लोग। का है ये, पार्टी का इंटरनल मैटर है सर। आपकी पार्टी तो ऊपर बैठी हुई है जिसको पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। वो तावीजें लेके जाता है जादू करने के लिए प्रेसिडेंट अमेरिका के पास। क्या आप लोगों ने किया हुआ है? जाली इलेक्शन इससे आपका क्या लेना देना? मैं तावीज, मेरा मैटर, मेरा अगर किसी का मजहब अकीदा तावीज लेना, मैं नहीं लेता तावीज, मैं पीरों के पास नहीं जानता, मैं एक वहाबी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं। तो इसका क्या मतलब है कि आपका प्राइम मिनिस्टर की बीवी पीर है, आपका पूरा मुल्क चल रहा है पीरी फकीरी में। आप लोग किस दुनिया में रहते हैं? कोई ये चंद्रगुप्ता मौर्य का जमाना है क्या? अच्छा मैं नहीं मानता पीरों को। अगर मैं नहीं मानता किसी पीर को, तो मैं जाके दूसरे को भी, यानी कि आप खुद प्रीच करते हैं कि किसी के फेथ को ना छेड़ें। जब मैं किसी के फेथ को नहीं छेड़ा तो आप मुझे कह रहे हैं कि जी वो आप क्यों छेड़े किसी के फेथ को? कि अगर कोई किसी के कोई पीर के पास जाता है या कोई मंदिर के पास जाता है, आ गया आप ठेकेदार है इस्लाम के क्या? तो आप फेथ है ना। देखिए अगर कोई मेरा हिंदू भाई, अगर मेरा हिंदू भाई अगर मंदिर जाता है तो क्या आप उस पर इतराज करेंगे?
देखिए, तारिक साहब, बात ऐसे नहीं चलता। पाकिस्तान की हो रही है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी हो रही है। ना हुकूमत करने की तमीज है, ना पता है क्या करना है। कल आप जारी इलेक्शन करा के डस्के के अंदर, अब फिर मुस्लिम लीग जीत गई वहां पे। क्या कुछ करते हैं, तो आपने आपका क्या जारी लेना देना इलेक्शन मुस्लिम करवा लीग से? दिया। नहीं, तारिक साहब आप कौन है? अरे जी, आप हैं कौन? इलेक्शन तो फ्रॉड हुआ ना तारिक डस्के साहब, आप का। कौन है? आप किस हैसियत में कह रहे हैं? आप अरे अपनी मैं हैसियत तो कह रहा आइडेंटिफाई हूं, करवाइए ना मैं पहले। इंटरनेशनल राइटर हूं, ऑब्जर्वर हूं, आई कैन आप कमेंट ऑन इट। इंटरनेशनल राइटर है, अगर पीएमएलएन जीती है तो आप जाके लिखिए उसके बारे में कि कौन जीता कौन आ रहा। इसका अरे इससे मैं क्या ताल्लुक है? लिखूंगा कि उस पे कभी कि मतलब बेईमानी हुई। आपके पास आर्गुमेंट के लिए आपके पास कोई सर, चीज आप है मुझे नहीं। आप कभी बताइए कह देते हैं पीरों पे आप ले जाते हैं, कभी आप डस्का इलेक्शन पे चले जाते हैं, कभी आप मुझे थ्रेटनिंग का। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके यहाँ कोई चीज ढंग की आप नहीं एक है। बहुत बड़े चैनल आप पे कुछ बहुत बड़े नहीं कर सकते। चौरासिया साहब से आप ठीक है, गुफ्तगू कर रहे हैं और आप मतलब आपको पता ही नहीं है, लाइन ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है आपके पास। कम से कम आप तो कम से कम एक लाइन ऑफ डायरेक्शन लेके चले कि सवाल क्या ठीक है, मैं मैं आप ही के सवाल को डॉक्टर इरशाद अहमद खान के पास ले जाता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, आप तो बोलते थे सब कुछ अच्छा है, आप तो बोलते थे कि भारत में सब कुछ बेकार है, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, तो ये सिविल वॉर क्यों हो गया? पाकिस्तानी कोई क्यों मार रहा है? 10 लोग क्यों मारे गए? 350 से ज्यादा क्यों घायल हुए? और क्यों कह रहे फ्रांस की एम्बेसी जला देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो दीपक मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे मदद किया। दूसरा, ये मोहब्बतों और रहमतों का महीना है हमारा, रमजानुल मुबारक। आज हम आपसे तभी मार रहे हैं पाकिस्तान में, से बात करेंगे, हम रमजान पाक में मार रहे हैं, हमारी सुनेंगे। बड़े खास, और दूसरा बड़े खास मुस्लिम है ये लोग, ये तहरीक लब्बाक वाले बड़े खास मुस्लिम है। देखें 10 से पाक रमजान में मार रहे हैं अपने भाइयों को। मुझे दीपक मुझे सुनिए, आप सुनिए, देखिए शोर न डालें, शोर डालने का मजा नहीं आएगा, प्रोग्राम का मजा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये अकीदत और एहतराम का महीना है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं आज के दिन। आज हम मोहब्बत से आपके साथ बात करेंगे। आपने बात की कि हमारे मुल्क में हंगामे हो गए और दंगे हो गए। देखिए, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखी करेगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ये जमात बनी इसलिए, तहरीक लब्बैक जो थी ये इसलिए बनी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना खाके शाये किए गए, तो उसमें उनके एहतराम में, अकीदत में लोग जमा हुए और एक जमात बन गई। उस जमात ने जब तक वो ठीक रहे जमात तो ठीक रहा। अब उन्होंने खुद से हंगामे जब मुल्क में शुरू किए तो ये एक मजहबी जमात थी, ये एक दहशतगर्द जमात नहीं थी, लेकिन चंद शरपसंद लोगों ने मुल्क में अमन खराब करने की कोशिश की। तो हुकूमत होती है, हुकूमत की रिट होती है, जब हुकूमत की रिट को कोई चैलेंज करता है तो उसमें कोई भी जमात हो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो वही हमारी हुकूमत वक्त ने ये किया और वजारत दाखिला ने ये हुक्म जारी किया कि इसको कालादम करार दिया। अगर इन लोगों को खुला छोड़ा जाता तो वाकई सिविल वार की तरफ जा रहा था माहौल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क एक मजहबी मुल्क है और हम अमन शांति के तभी मजहब के नाम पे पाकिस्तानियों को ही मार रहे हैं। जब हम लोग तभी मजहब के नाम पे पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। खान साहब, मजहब के नाम पे आप जैसे शरारती लोग मजहब के नाम पे जब दंगा फसाद करने की कोशिश सर, आप जैसे शरारती लोगों के बाप दादाओं ने मजहब के नाम पे पाकिस्तान बनाया है। खान साहब भूलिए मत, आप जैसे शरारती लोगों के बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनवाया है, लेकिन हमारा मजहब, वरना पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं थी, आप भारत का ही पार्ट थे। दर्श की जरूरत है। कुछ नफरत के आधार पर अगर आप देश बनाएंगे तो नफरत ही बेचेंगे। आलिम थे, बड़े नेक आदमी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। खान साहब, आपने 2 मिनट की तकरीर कर ली है, मैं जनरल बख्शी के पास चलता हूँ, उनकी बात भी सुन लीजिए। जनरल बख्शी, मैं जानना चाहता हूँ, अगर नफरत के आधार पर मुल्क बनेगा, अगर ये कहकर मुल्क बनेगा कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो ये नफरत ही सिखाएंगे ना अपने लोगों को। और जो सिविल वार हुई है इसी नफरत का नतीजा है या नहीं? जनरल बख्शी, आप शोर डालेंगे, शोर देखे, शोर डाले, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। देखिए साहब, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया का। फिलिस्तीन में क्या होता है वो पाकिस्तान में अपना तमाशा। खान साहब, मैं फिर मौका दूंगा आपको, 2 मिनट तकरीर की आपने, सुन लीजिए बख्शी साहब। होता है वो पाकिस्तान फैसला करेगा, फ्रांस में क्या होता है वो पाकिस्तान फैसला करेगा। ये तो पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हैं। कश्मीर तो खैर इनके बाप की जायदाद है, लेकिन ये अब पूरी दुनिया का ठेका ले रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या होगा पाकिस्तान डिसाइड करेगा। आप साहब डिसाइड करिए कि आप करते हैं हम लोग, हम अपने नबी, आप एक नॉर्मल नेशन स्टेट हैं।
उनके नाम पे कोई शर्त नहीं आने देंगे जिंदगी में। बाद में बात करिए, आप जरा यहाँ की तहजीब सीखिए डिबेट की। इनका प्लीज खान साहब प्लीज, मैंने 2 मिनट का मौका दिया, सुन लीजिए बख्शी साहब को, उसके बाद मैं आपको फिर मौका दूंगा। हमारे पास 1.5 घंटे का वक्त है। आपका भाषण सुनने में नहीं आया, बड़े तहजीब से हमने आपको सुना, अब आप दूसरों को सुनिए। हमारे ठीक है साहब, ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ आप बैठ के यहाँ पे भाषण दे देंगे क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं। हम आपको भाषण नहीं दे रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि गलत बात मत करें आप। नहीं, गलत बात मत करें, इसका फैसला करने वाले आप कौन है? नहीं, गलत है या ठीक? आर यू दी एंकर? आर यू दी एंकर ऑफ द शो? लोग हैं, हम अपने इस्लाम की तदरीस करते यार, हैं। नबी पाक सब वो आपके हैं, आप उनकी पूरी जो भी करना चाहते हैं इबादत करिए, लेकिन आप दुनिया का ठेका नहीं ले सकते। हम दुनिया आप प्लीज ये समझिए कि फ्रांस को क्या करना है नहीं करना, फिलिस्तीन को क्या करना है नहीं करना, इजराइल को क्या करना है नहीं करना, उसका ठेका आपको किसने दिया है? भारतवर्ष में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका ठेका तुमको किसने दिया? मलेशिया में, थाईलैंड में, बर्मा में आप अपने मजहब का नाम लेकर हर जगह टांग अड़ाना चाहते हैं। आप क्या कोई खलीफा हैं? नहीं, आप खलीफा हैं, आप 7वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी है साहब, मुसलमान है, 14 सदियां और जुड़ चुकी हैं। झंडा बुलंद करेगा इंशाल्लाह, पूरी दुनिया में झंडा बुलंद है। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के का जीना मुसलमान का मतलब ये है, मुसलमान का ये मतलब नहीं कि आप अपने मुसलमानों को मारे, शियाओं को मारे, अहमदियों को मारे, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को मारे, सिंधियों को मारे, मुहाजिरों को मारे। आप मुसलमान हैं ना? खान साहब मुझे ये बता दीजिए, इन दंगों में कितने पाकिस्तानी मारे गए? ये जो आपके सिविल वॉर चल रही है, कितने पाकिस्तान मारे गए? नंबर तो बता दीजिए, कितने पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को अल्लाह के नाम पर मारा? नंबर बता दीजिए। उसका खमियाजा एक नेक आदमी की जमात को भुगतना पड़ेगा। खान साहब आप ये नहीं बता रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम ये है अल्लाह के नाम पर कितने पाकिस्तानियों ने कितने पाकिस्तानियों को मारा? नंबर बता दीजिए। नहीं, आप दुनिया के ठेकेदार नहीं है साहब, आप अपना मुल्क संभाल ले, बहुत बड़ी चीज होगी। आप अपना ये जो मुल्क है ना पाकिस्तान, इसको संभाल लें जनाब, बहुत बड़ी चीज होगी, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होगी। आप जो आपके पड़ोसी हैं, जो बाकी दुनिया के देश है ना, उनको अपने हाल पे छोड़ दें, आप अपनी फिक्र करें। आपका देश तबाही के कगार के ऊपर है, इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी और वो बिल्कुल डूब जाने की कगार में है। ठीक है साहब, आप अगर दुनिया का कम ठेका लें और अपना ज्यादा ख्याल करें तो पहले बड़ी बरकत होगी। पहले अपने हुक्मरानों के हाथ से कटोरा तो हटाइए जो दुनिया भर में लेके जाते हैं, उसके बाद समझिए ना बाकी की बात क्या होती है। अपने शिया मत मारिए, अपने मुहाजिर, अपने अहमदी। ठीक है, मेरे एक दर्शक सुमित गुप्ता लखनऊ से जुड़ गए, सुमित के पास चलता हूँ। सुमित, क्या पाकिस्तान ने जो बोया वही नहीं काट रहा है? क्यों मार रहे हैं? दीपक जी नमस्कार, मैं सुमित गुप्ता बोल रहा हूँ लखनऊ से। जो पाकिस्तान ने बोया है वही काट रहा है। सालों से पाकिस्तान कट्टरपंथी है, पहले से चरम पे है, और पाकिस्तान की कट्टरपंथी और आतंकवाद की जो फैक्ट्री बना रखी है उससे पाकिस्तान को पहले से ही बर्बाद कर रखा है। जनाब इमरान खान साहब के आने के बाद से पाकिस्तान में कट्टरपंथी एक चरम पे पहुंच चुकी है। ये कट्टरपंथी एक दिन पाकिस्तान को बर्बाद करके ही छोड़ देगी, मेरे को ये लगता है। दीपक जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ये हालत रहे तो पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा है, ये कहना गलत नहीं होगा। सीधे फखर यूसुफ जई के पास चलता हूं। फखर, मुझे बताइए ये हालात क्यों बने, और आखिरकार प्रधानमंत्री इमरान खान इतने डिप्लोमेटिक ना समझ है कि उन्होंने मान लिया कि नहीं 20 अप्रैल तक हम फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल देंगे, क्योंकि फ्रांस के अंदर एक कार्टून बना था जिसमें प्रॉफेट एलिजिडली कथित तौर पर प्रॉफेट साहब का जो है अपमान हुआ था। थैंक यू वेरी मच दीपक। और सबसे पहले ये जो यहाँ पे तबलीग करने के लिए बैठे हुए इनको कहें कि तबलीग अपने घर मोहल्ले और या जो इलाके से हैं वहाँ पे अपनी दीन की या जिसकी भी तबलीग करना चाहते हैं वहाँ पे करें। मीडिया का फोरम इन चीजों के लिए नहीं होता, ये तो सबसे पहले ये बात। उसके बाद आपने कहा कि इमरान खान साहब क्या इतने नासमझ थे।
नासमझ नहीं, वो नालायक हैं दुनिया के। उनको न डिप्लोमेसी का पता है, न उनको इकोनॉमी का पता है, न उनको इंटरनल अफेयर्स का पता है कि इसको चलाना कैसे है। जितने उसके इर्द गिर्द जितने भी उसके दरबारी हैं, वो सब के सब इसी तरीके से वो अपना खाने पीने के लिए आए हुए हैं। वो बेशक शेख रशीद हो या दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं, उनको इसी के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि यार बस मेरी वाह करनी है, ठीक है, और वो स्पेशल लोगों के जूते सीधे करने, उनको पॉलिश करना है बस। उसके अलावा आपका कोई काम नहीं। तहरीक लब्बैक जब 2017 में फैजाबाद के अंदर 10 दिन बैठी हुई थी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में, उस वक्त ये शेख रशीद के लाल हवेली से बाकायदा खाने पीने की देगे आया करती थी इन लोगों के पास, और इनको कहा जाता था कि आपने उठना नहीं, हम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब इनको शाबाशियां दिया करते थे। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे एक प्रोसेस है जब चलता है। लेकिन उस वक्त किसी और की हुकूमत थी तो उस वक्त ये ठीक थे, आज इमरान खान की हुकूमत है तो अब ये गलत है सारी चीजें ये। और हुकूमत ने जो नालायकी इस पिछले 3 या 4 दिनों में देखा है, जिसको आप सिविल वॉर की इस्तिलाह यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैं कहता हूं कि जो तकलीफ उठानी पड़ी पाकिस्तानी लोगों को, और सबसे बढ़कर जो पुलिस को टफ टाइम मिला, उन बेचारों की डेथ्स हुई, वो मोर देन 300 पुलिस के एहलकार जख्मी हुए। और यहां पर हमारे ये बैठ के और ये अपनी कहानियां सुना रहे कि नहीं ऐसा हुआ तो फलां हुआ तो डिमका हुआ, हमारे मुसलमान भाई तो हमारे, यही मुसलमान को ही मारता है। मैं एग्री करता हूं तारिक फतेह साहब के साथ, उनकी बात बिल्कुल सही है। ये ही एक दूसरे के गले काटते, कोई ना हिंदुस्तान से आता है, ना अफगानिस्तान से आता है, ना चाइना से आता है, ना किसी और मुल्क से आता है। यही लोग बैठकर, यही लोग कल परसों तरसों एक दूसरे के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे, इमरजेंसी पे जाके उसको ब्लॉक कर दिया था, जो हमारी मेट्रो सर्विस चलती थी उनके स्टेशन पे जाके लोगों को मारा पीटा। ये कारनामा, ये हकीकत है इन लोगों की। और ये जो नर्सरी है, ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की, इनके ऊपर हम लोग पर्दे डालते रहते हैं। इसी वजह से ये खत्म नहीं होती, बल्कि इसको मजीद फर्टिलाइज करते हैं इसको, और ये मजीद ग्रो करती रहती है। इस वजह से ये खत्म नहीं होती। इमरान खान साहब, जो तारिक फतेह साहब ने बात की, वो भी इस तरह के बंदे, 3 दिनों में एक लफ्ज मुंह से उस बंदे ने नहीं निकाला कि भाई पूरा मुल्क ब्लॉक है, खैबर से लेके कराची तक हर बड़ा शहर बनता, मोटरवेज हाईवे सब कुछ ब्लॉक था। लेकिन इमरान खान साहब सत्तू पी के, शेख रशीद उनके इंटीरियर मिनिस्टर सत्तू पी के, और उनके जो 200 तर्जुमान इन्होंने रखे हुए जिनको कुछ पता है नहीं, सिर्फ अमेरिका, लंदन और कहां से सिर्फ ये जो है उसके लिए आए हुए हैं, अपने फैसिलिटीज लेने के लिए आए हुए हैं, यहां तनख्वाहें ले रहे हैं, वो लोग बैठे हुए थे, सब खामोश थे, इंक्लूडिंग द यूथियाज ऑफ पीटीआई, ऑल आर टोटली साइलेंट। कोई किसी को मतलब बात करने की जरूरत नहीं थी। ये इनकी असलियत और इनकी हकीकत यही है, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। यही करते हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप कोई बात करते हैं इनकी दुम पे आप पांव रखते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। ये इनकी असलियत है, ये असल लोग हैं ये। इसके अलावा इनको ये टू द पॉइंट बात करते हैं, आर्गुमेंट्स के साथ बात करके आपको किसी फोरम के ऊपर चैलेंज करते हुए ये कभी नहीं कर सकते। ये इनकी हिस्ट्री है। जितने भी इनके साथ इमरान खान नियाजी के इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग उनके यूथियाज, उनके पीटीआई वाले जितने भी बैठे हैं, सबका यही हाल है। इसीलिए इस मुल्क को पिछले 2.5 से 3 सालों में जितनी परेशानी उठानी पड़ी इस अवाम को, ये मुल्क जितना पीछे चला गया, इतना मेरे ख्याल में जब 20 साल से हमारे यहाँ टेरर लड़ी जा रही थी, उस वक्त इतनी बुरी हालत नहीं हुई जितनी इन 2-2.5 सालों में इस इमरान खान नियाजी साहब ने। एक नियाजी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया था, और ये वाला नियाजी जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। बड़ी दो टूक बात कही आपने, और मुझे पाकिस्तान से आवाज उठ के आ रही तारिक साहब, इसलिए शाबाशी देनी चाहिए फारूक साहब को कि 2 टूक कह रहे हैं, और जनरल बख्शी भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, आसिफ रमीज दाऊदी साहब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन आसिफ साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं याकूब साहब के पास। याकूब साहब, आपके ही मुल्क के एक पत्रकार कह रहे हैं कि इमरान खान पूरी तरह नालायक है, और ये बात हर टीवी चैनल पर सुनाई देखने को मिलती है, वॉक्सपॉप में, जनरल इंटरव्यूज में, पाकिस्तान का कोई भी चैनल उठा लो, यही शब्द का इस्तेमाल होता है इमरान खान नियाजी के लिए कि भाई ये तो विशुद्ध नालायक प्रधानमंत्री है। क्या आप फकर की बात काट सकते हैं? फकर ने जो हकीकत सुनाई उसके बारे में कुछ आर्गुमेंट दे सकते हैं? देखें दीपक साहब, ये तो जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है, जब गवर्नमेंट आती है, तो वो वोट लेके आती है। अगर कोई ये समझते हैं कि वो नालायक है, तो फिर उस नालायक को अगर ये कहते हैं तो फिर वो वोट लेके आया है, उसको छोड़ दे, क्योंकि मैं इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। अगर कोई बंदे को तकलीफ है, गवर्नमेंट से वो तनकीद करे, मैंने खुल के बर्दाश्त की। अच्छा, चले मैं इस पूरे डिबेट में मैं सिर्फ और सिर्फ जीडी बख्शी साहब को इंडोर्स करूंगा कि उनकी बात ठीक थी। किसी ने कोई सही बात की कि ठीक है, पाकिस्तान को किसी और मुल्कों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, या वो उम्मत के मसलों में, या सऊदीया के मसलों में, या उनके वो जीडी बख्शी साहब की बात ठीक थी।
किसी ने कोई ऐसी बात की नहीं कि जिनको मैं जो वो वेटेज दे सकूं। फखर यूसुफजई ने जो बात की वो उनका अपना नजरिया है, वो जर्नलिस्ट हैं, वो कर सकते हैं बात। वो हमारे ऊपर जाहिर है जर्नलिस्ट का काम ये तो नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट के कसीदे पढ़े, वो तनकीद कर रहे हैं, मैं चुप करके सुन रहा हूँ और यही एक अच्छी बात है। लेकिन क्या फखर साहब ने जो कहा वो पाकिस्तान की हकीकत है या नहीं है, ये बता दीजिए याकूब साहब। देखिए मैं उसको फखर साहब की राय कहता हूँ, मैं उसको हकीकत नहीं कहता, मैं उसको राय कहता हूँ। आप बिल्कुल आज़ाद है, आप इतने आज़ाद हैं कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए बड़ा ओपनली प्राइम मिनिस्टर को तनकीद कर रहे हैं और चुप करके सुन रहे हैं। हम इसी तरह से ही है ना, ये बोलते भी है, इनको किसने जाके रोका कभी किसी ने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि आप सब में से जो मुझे सजेशन मिली वो ये थी कि जिस बात को हम कह रहे हैं, ये भाई आप लोगों का जो काम है ना वो जूते सीधे करना, उनके वो करते रहे। मुझे आप वो लोग आपको मिल जाएगा, ये आपका बस होता तो फिर कर लेते। फखर यूसुफजई को कोई हाथ लगाना मजाक नहीं है भाई, ये जरा कान खोल के सुन लो सारे। नहीं आपके जितने यूतियाज है ना सबको मैं खुल के बता रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ। इंसान के बच्चे मैं कह रहा होता हूँ, वो आपको वीजा मिल जाएगा, इजाज़त मिल जाएगा, आपको फिक्र ना करें, मैं खुद दिलवा दूंगा आपको, मैं हेल्प आउट करूंगा आपको। आप जो मेरे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, वो फिक्र ना करें। सुनो पहले वो जो पैसा तो मिल ही रहा है, पैसा तो मिल ही रहा है, वो आपको वीजा भी मिल जाएगा। वो जूते फखर यूसुफजई का पूरा खानदान पॉलिश नहीं करता, वो काम फखर यूसुफजई नहीं करता। फिक्र ना करें, वो आप भी तारिक साहब के पास जाना चाहते हैं इसलिए जीता है। आप तारिक साहब के पास कनाडा जाना चाहते हैं, आप चले जाए, हमने आपको नहीं रोकना, ना आपका नाम किसी उसमें कोई सीएल में डलेगा, कुछ नहीं होगा आपको, कोई नहीं उठाएगा। रुके बात सुने मेरी। कौन मेरी बात पासपोर्ट लेके बैठी है, एक पाकिस्तानी जनरल नहीं है जिसके परेशानी होगी, ये परेशानी होगी, शो काम होगा। फखर यूसुफजई इधर ये आप लोगों का जो दिमागी कीड़ा है ना, वो दिमागी कीड़ा सिर्फ जहां तक सोच सकते हैं, उससे आगे की सोच नहीं है। यार फखर जहां से आप बोल रहे हो मुझे पता है, जहां से आपकी आवाज निकल रही है मुझे वो भी पता है, जो टोन आप अपना रहे हो मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। देखिए किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है, मैं थ्रेट नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग यू एंड योर जूतिया, सबको बता रहा हूं किसी की मजाल नहीं। जिसकी मजाल है तो मैं इधर होता हूं इस इस्लामाबाद के अंदर। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ओपनली चैलेंज करता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं वो नहीं हूं जो चुप चुप के बातें कर रहे होते, मैं ओपनली करता हूं, ऑन मीडिया स्क्रीन के ऊपर करता हूं। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि इतनी आजादी आपको है, इतनी आजादी आपको है। ये मैं कह रहा हूं ये वाली कहानी कनाडा अमेरिका वाली कहानी है, किसी और को सुनाओ जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है, जिन्होंने कुछ देखा नहीं है उनको सुनाया करो, मुझे ना सुनाया करो ये वाली कहानियां। ये अपने वापस लो अपने भाई। आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं कि आपको कोई थ्रेट कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ आप ओपनली बोले और आप बोले हम आपके साथ हैं। और क्या कर रहे हैं आप? थ्रेट नहीं कर रहे तो क्या करें? मुझे अच्छा क्या थ्रेट किया मैंने उनको? किसी की जरूरत है, किसी की जरूरत। अरे ये भाई इंडिया में किसी को आप मेरी ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैंने अच्छा ना वो मैं दे के कर देता हूं भाई। और फखर क्यों अपने ऊपर वो उछाल रहे हो कि आपको कोई खतरा है या आपको कोई इस तरह से? भाई आपको कोई कुछ कह रहा है आपको पाकिस्तान के अंदर, आप अभी भी तो बोल रहे हो। नहीं, जो बात कर रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ, जो बात कर रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ, जो बात कर रहे हो ना कि ये तारिक फतेह साहब के पास जाना चाहते हैं, तारिक फतेह वो मैं आपको बताऊं जो आपने मुझ पे बहुत पसंद है, मैं उसका करते हैं, मैं उनको एंडोर्स करता हूं, उसका जवाब दे रहा हूं कि जो आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने थ्रेट किया, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैंने जो थ्रेट किया वो आपने उसके ऊपर मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि उसके ऊपर आपको वीजा मिल जाएगा। मैं किसी का चुरासी साहब ये डिबेट का फायदा कोई नहीं है, मैं आपसे कमिटमेंट करना है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो रोकेगा ना चुरासी साहब के प्लेटफॉर्म पे उनके मुंह में उनके गले में लगा दूंगा। दो लोग मैं आज नाम लेके बताना चाहता हूं, आरजू काज़मी और फखर यूसुफजई। अजाइलम लेके जाएंगे, मैं आपको ये मेरे से आप लिखवा लें आज ये सारे स्टंट्स, चीप स्टंट्स खेले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप गवाह हो जाए साहब, ये अनकरीब जाएंगे और मुल्क से बाहर जाएंगे और अजाइलम लेंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पब्लिक फॉरम में बताया जा रहा हूं। शर्म करो, माओ से शर्मिंदा, अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा। जरूरत होगी, मेरी जरूरत नहीं है, ये जरूरत मेरी नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है।
जो ड्रामा तुम खेल रहे हो, जो ड्रामा खेल रहे हो वो मुझे सारा पता है। खैरा नहीं हूँ, मुझे मेरा सारा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अपना इलाका भी है, मेरा अपना घर गुजरात सब फारिक साहब, मुझे लगा था कि जो गृह युद्ध है वो सिविल वॉर है, वो पाकिस्तान की सड़कों पर चल रहा है, यहाँ तो स्टूडियो में चल गया। ये हालात क्यों बने बता दीजिए, समझा दीजिए मुझे। फक्कर और याकूब साहब क्यों मिल पड़े? इसलिए ये अपने ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं। सुन लीजिए ना याकूब साहब, सुन लीजिए, याकूब साहब सुन लीजिए, तारिक साहब बोल रहे हैं। तारिक साहब, मुझे का मसला ये है कि इन्होंने पिछले 70 साल से इनके माँ बाप ने, इनके दादा ने, इन्होंने ठेका लिया हुआ है पूरे पाकिस्तान का। इनसे हाथों से 1947 में 600 पश्तूनों को बारबरा में खड़ा होके मारा इन्होंने, और नाचे ये। इन्होंने फ्रंटियर की गवर्नमेंट हटाई, इन्होंने पंजाब की हम गवर्नमेंट डिसॉल्व की, इन्होंने सिंध की गवर्नमेंट डिसॉल्व की। इनको तारीख का नहीं पता, इनको सिर्फ ये पता है कि 1970 के बाद क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनको आज तक यही नहीं पता कि जिन्ना साहब और लियाकत अली खान का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। इनको ये आज तक नहीं पता कि फ्रंटियर के अंदर जो गवर्नमेंट बादशाह खान की थी उसको किसने डिसॉल्व किया। अब बांग्लादेश जो बना वो क्यों बना? क्योंकि ये बैठ के लाहौर से और इस्लामाबाद से कहते थे कि भूखे बंगाली क्या करेंगे। और प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ डिबेट अरे छोड़े सर, आप जाने दें, किराए के टट्टू हैं आप लोग, पाकिस्तान ISI के एजेंट, जाने दें आप जाइए और रिपोर्ट करिए किसी जनरल को। लानत भेजता हूँ उन एजेंटों के ऊपर जो किसी के एजेंट होते हैं, मैं लानत भेजता हूँ उनके ऊपर जो किसी के एजेंट सर हैं, आप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको मैं एक बात दूं, जहालत आपकी क्या, यू डोंट नो हु यू आर वर्किंग फॉर। साहब आप पे हौसला है सुनने में, अगर जाओ सर जी अपना काम करो। अच्छा मैं आपको एक बात कहता हूँ, ना जाओ अपना काम करो जो करना है। हौसले से सुन लें। अच्छा हौसले से सुन लें, एक बात जो मैं पब्लिकली करने अभी तो लगेंगी बददुआएं बांग्लादेश में 30 लाख आदमी मेरे ऊपर। अच्छा एक सेकेंड, अभी तो आप नाचना बंद करें, बांग्लादेश ने थूका आप पे। आप तो कुछ डिसेंसी शो करें, कुछ डिसेंसी। मैंने आपसे कहा मेरी एक बात सुन लें, आप सुनने को तैयार नहीं है। अभी मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा कि मैं थ्रेट कर रहा हूं, उसके बाद एक प्रोपेगेंडा चला। अब उस प्रोपेगेंडा को सुने आप, मैं पॉलिटिकल बंदा हूं, ठीक है। प्रोपेगेंडा ये था कि मेरे इंडियन एम्बेसी के साथ कनेक्शंस हैं, मेरे पास इंडियन हाई कमीशन के लोग आते हैं, ये एक बकायदा कैंपेन चलाई गई। अच्छा मेरे ताल्लुकात हैं, मैं इनकार नहीं करता, मैं डिसऑन नहीं करता। अच्छा आप लोग क्यों, आप मेरे ऊपर एक प्रोपेगेंडा वो शुरू किया, क्या इसको मलाइन करने की जरूरत थी? मैं तो डिनाई नहीं करता, मैं तो इंडियन चैनल्स पे भी जाता हूँ, इंडियन हाई कमीशन के साथ भी इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे तो दोस्त हैं सब वो। तो आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा मुझे डैमेज करने के लिए, आपको ISI ने कहा है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। हिंदुस्तान के 50 शहरों में बैठे हुए लोग, हमें पता है कौन किसके लिए क्या कर रहा है, मैं सब पता है। ISI के लिए काम करूं ना, ISI के लिए इससे बेहतर है कि मैं किसी को हरामी की औलाद हूं कि मैं किसी एजेंसी के लिए काम करूं। मतलब ISI में जो काम करते हैं सब हरामी की औलाद है। माफ कीजिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या ISI में जो काम करते हैं वो लोग यही हैं? याकूब साहब बताइए। नहीं, मैं क्यों, मैं किसी भी मैं रॉ के लिए करूं या उसके लिए करूं, मैं क्यों करूं? मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं अपनी पॉलिटिक्स वो कर रहा हूं। ये मेरे ऊपर ISI का इल्जाम लगा रहे हैं। पॉलिटिशियन हो, मेरी जमात है ना। कहां के पॉलिटिशियन हो तुम? कहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो? कैसे पॉलिटिशियन हो तुम? खामखा पॉलिटिशियन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है किसी उसके लिए? किधर हो? किस चीज के पॉलिटिशियन हो तुम? किस चीज के लीडर हो तुम? कहां से आ गए तुम? किस चीज के इंटेलेक्चुअल है? क्या इंटेलेक्चुअल? थोड़ा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। देखिए आपके मुल्क में भी फकर जैसे सच बोलने वाले लोग हैं और खान साहब जैसे सुनने वाले। खान साहब बड़ा अच्छा सुना आज आपने। देखिए फकर में 1 मिनट में आऊंगा। अमन त्रिपाठी मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए। अमन क्या कहेंगे पाकिस्तान की सिविल वॉर के बारे में? जी मैं सीधा एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान किस मुंह से भारत को कट्टरवाद के ऊपर इतने लेक्चर्स देता है, उस पर मुझे कुछ कहना है। मैं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि मैं भी लिखता हूं, तो कुछ लिखा है, सुनिएगा। ये शिया सुन्नी मुसलमान ये अंतर बंतर क्या करना, पाकिस्तान को बनना है तो असल बने, ये कट्टर बट्टर क्या बनना। क्योंकि पाकिस्तान वो है जो अपनी थाली में नहीं देखता, वो दूसरी थालियों में देखता है। और ज्यादातर जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं ये किस्से कट्टरवाद के, वो सब पाकिस्तान से कहीं ना कहीं लिंक या कनेक्टेड क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं आसिफ साहब के पास। आसिफ साहब मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हालात क्यों बन गए? आप जेद्दा में बैठकर क्या विश्लेषण करेंगे कि सिविल वॉर शुरू हो गई? दीपक भाई बहुत शुक्रिया। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है हमारे तमाम जो दूसरे
नो प्रॉब्लम। दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों ने रोजा खोल लिया होगा। इत्तेफाक से मैं जिस शहर में हूँ अभी 5 मिनट के बाद मैं आपके साथ साथ अफ्तार भी करूंगा। बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी जी। तो बहरहाल मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी मैं बहस देख रहा था और हमारे अब्दुल समद साहब और पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं और दूसरे तमाम लोग हैं, भाई ये रमज़ान के पाक महीने में जो इस तरह की वायलेंस या दहशत या जो जाने गई हैं, जो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। आई स्ट्रांगली डेनिग्रेट दिस, आई स्ट्रांगली अपोज दिस एंड आई डोंट थिंक दैट एनी लिटरेट और कोई भी ढंग का जो जाना जिसको समझ होगी, चाहे वो इस्लाम की चाहे वो इंसानियत की, वो इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। और मैं यहाँ बैठे बैठे यही कह रहा हूँ कि कोई भी वायलेंस, और रमज़ान के महीने में अगर आप किसी की जान लेते हैं या किसी वजह से किसी की जान जाती है, आप उसका सबब बनते हैं, आप उसका रीज़न बनते हैं, वो बहुत ही गलत है। भाई रमज़ान तो अभी खुद कोई भाई कह रहे थे कि मोहब्बतों का महीना है, रहमतों का महीना है। तो जब ये मोहब्बतों और रहमतों का महीना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी भाई इस पाक महीने में हम सबको एक तरह से नापाक क्यों कर रही है? नहीं करना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तहरीक लब्बैक की बात हो रही है, वो कोई रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और अगर वो अपने किसी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं या ऐसी चीज़ें हो रही हैं और वो भी ऐसे महीने में की जा रही हैं, तो मेरे ख़्याल से इसकी बहुत ही ज़्यादा कंडेम करनी चाहिए। और इंटरनेशनल मैटर्स में किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी फार्मर्स जो एजिटेशन चल रहा था, मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा था, कुछ जो बाहरी लोगों ने उस पे अटैक किया, कुछ प्लान्स की, तो मेरी खुद आर्टिकल इंडिया टुडे में वो पब्लिश हुई, जिसमें मैंने लिखा कि वो इंडिया का इंटरनल मैटर है। इसी तरह से दूसरे मुल्क के मैटर्स पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल के पड़ोसियों के साथ रिश्ता बनाने का, अभी इतना अच्छा मौका आया था, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि शायद यूएई ने कोई मीडिएट किया, उस पर मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने कहा एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम आपस में ट्रेड और कुछ बिजनेस करके हम इकोनॉमी को डेवलप करें और कुछ और बेहतर करें। ट्रेड तो हो रहा था, इमरान खान ने मना कर दिया साहब। ट्रेड तो हो रहा था, इमरान खान बोल के वापस हो गए। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि वो इतने कमजोर निकले कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस तरह की ट्रेड को करेंगे। मैंने उस आर्टिकल में खुद लिखा है, जो आप पब्लिश की हुई आर्टिकल, इसमें लिखा है कि उन्होंने ये मौका खो दिया। इतना अच्छा मौका था और दूसरे दिन ही उन्होंने अपनी पूरी असेंबली के साथ, पूरे लोगों के साथ इस फैसले को, तो उसमें अगर आप कौम के हक में सोचेंगे, आप मुल्क के हक में सोचेंगे, रोजगार एम्प्लॉयमेंट के हक में सोचेंगे, तो इतने अच्छे मौके को आप अपने हाथ से नहीं जाने देते। आप उन चीजों पे फोकस करें। और रहा सवाल कि इस मामले में जो अभी यहाँ पे जाने गई हैं, जो अभी एक तरह से वायलेंस हुआ है और इस महीने में हुआ है, ये कोई भी एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम, कोई भी एक इंसान किसी भी मजहब का हो, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। हाँ, ठीक है, मैं इसी सवाल को खान साहब के पास लेके चलता हूं। मुद्दा नहीं, मैं 1 मिनट चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल, जल्दी कंक्लूड करिए सर। कि जो हमारे नबी, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जिसने भी उसकी कोई उसके साथ बेहुरमती करते हैं या उसको इंसल्ट करते हैं, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पे आप एक पॉलिटिकल पार्टी होकर अपने मुल्क में किसी और जगह कोई आग लग रही है, आप अपने घर को जला रहे हो। आप अपने घर को क्यों जला रहे हो भाई? इस मौसम में, ऐसे पाक मौसम में आप यहाँ प्यार फैलाओ, आप दूसरे तरीके से बात रखो। ये कोई तरीका नहीं है कि आप वायलेंस करो, आप लड़ाई करो, आप आपस में प्यार मोहब्बत की बात करो। और ऐसे रमजान के महीने में जब आपको ज़कात देना है, आपको इबादत करनी है, और आप इस तरह से कुछ चीजें कर रहे हो, चाहे उसमें इमरान खान की सरकार हो, चाहे उसमें वो पार्टी हो, दोनों ही जिम्मेदार है। ठीक है, सीधे खान साहब के पास चल दो। खान साहब, समझ सकता हूं कि 1947 में पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि हिंदुओं से नफरत थी, आप हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से ही नफरत क्यों हो गई है? ये लब्बैक वाले पाकिस्तानियों को, अपने पुलिस वालों को, अपने आर्मी वालों को क्यों मार रहे हैं? इसका कारण भी बता दीजिए। शुक्रिया दीपक, अब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा प्लीज। एक तो बात यह है कि तहरीक लब्बैक वाले जो हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत करने वाले लोग हैं। इसमें चंद शरपसंद, मैंने जैसे पहले बोला, चंद शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने गलत काम किया और उनकी इसको सजा भी मिली और मिलेगी। और उसी की पादाश में ये अकीदत करने वाले लोगों की जमात को बैन किया गया। अगर काश के वो लोग, काश के इनके जो बानी थे वो जिंदा होते तो ऐसा वक्त नहीं आना था। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि अकीदत और एहतराम और मोहब्बतें बांटने वाला महीना है ये,
हम लोग इसमें ज़कात खैरात तकसीम करते हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं हम पे। हमें भी बहुत अफसोस है, जो भाई हमारे शहीद हुए पुलिस वाले, ये हम में से थे, हमारे ही भाई थे। तो मैं ये समझता हूँ हमेशा जब भी हमारे मुल्क में वायलेंस होता है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी एजेंट जो होते हैं वो लोग, चंद लोग शरारत करके हमारे मुल्क में तहरीक लब्बैक का जो अमीर है वो भी हिंदुस्तानी एजेंट है। ये मौलाना साद हुसैन रिजवी, ये भी हिंदुस्तानी एजेंट है। खान साहब फिर आप चालू हो गए, अल्लाह को रहमत फरमाए। आपके लोग अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, इसमें हिंदुस्तानी एजेंट कहाँ से आ गया? उनकी जमात, अच्छा ये बताइए, ये साद हुसैन रिजवी, ये साद हुसैन रिजवी क्या हिंदुस्तानी एजेंट है? फ्रांस में गुस्ताखाना खाके हुए, उसके बदले में उसकी मोहब्बत में नबी की इकट्ठे हुए, वो जब इकट्ठे हुए और उनका जायज मुतालबा था और उस जायज मुतालबे को लेकर के आगे चले। मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी रहलत फरमाने के बाद, अच्छा ठीक है, मैं यही सवाल जनरल बख्शी के पास ले जाता हूँ। जनरल बख्शी साहब, हिंदुस्तानी एजेंट ये करवाते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी को मार रहा है, एजेंट हमारे मुल्क में शरारत हमेशा करवाते हैं, भी आरोप लगा रहे हैं। जनरल बख्शी साहब आप कैसे देखते हैं? ये कुलभूषण जैसे हम नहीं पकड़े हैं। आप यहाँ पर पाकिस्तानी पैनलिस्ट ही बोल चुके हैं कि शिया और सुन्नी एक दूसरे को मारते हैं। वहाँ पर शियाओं को अपार्टमेंट में जाने नहीं देते, अहमदियों को जाने नहीं देते। ये तो हाल है आपके इस्लाम का, ये तो हाल है आपके पाकिस्तान का। लोग हैं वो लोग। जनरल बख्शी प्लीज, कौन लोग हैं जो हमारी जेलों में आपको पूरा बोलने दिया, आप शांत हो जाइए। अब क्या मैं आ सकता हूँ साहब? जी बिल्कुल आइए, सिर्फ जनरल बख्शी की आवाज। जनाब, हमने बड़े अदब से आपको सुना, अब आप औरों को सुनिए प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक एक करके हम बात कर रहे हैं, ताकि समझ तो आ रही कि क्या तकलीफ क्या है किसको। देखिए साहब, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि आप समझते हैं कि जो फ्रांस की बॉर्डर्स के अंदर हो रहा है उसका ठेका आपके सर है, जो अफगानिस्तान के जो है बाउंड्री के अंदर हो रहा है उसका भी ठेका आपका है, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स, हिंदुस्तान, ये जो ठेकेदारी है दुनिया की, ये अब आपको महंगी पड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जैसे किसी आपको बोला था हिलरी क्लिंटन ने कि आप सांप पालेंगे, सांपों को दूध पिलाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि केवल बाहर वालों को काटेंगे, तो साहब वही सांप आपको काट रहे हैं। जो नफरत के सांप आपने पाले हैं, जिन्हें आपने दूध पिलाया है, वो आपको काट रहे हैं। आप यूसुफ साई साहब की बात सुनिए, वो एक पठान हैं और वो बहुत अपफ्रंट बात कर रहे हैं। ये बहुत पाकिस्तान के फायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए कि अगर वो ऐसी आवाजें सुने, ऐसी क्लियर हेडेड आवाजें सुने। मैं पूरी दुनिया की मलकियत आपके सर में है, और आपको कोई चीज बुरी लगी जायज है, आपके मजहब के बारे में किसी ने कुछ बोला, आपको बुरा लगा, जाहिर है आप उसे कंडेम करें, लेकिन आपको ये हक नहीं दिया जाता कि आप जाके औरतों के गले गिरजों में रेत दें। ठीक है साहब, उसके जवाब में अगर आप औरतों के गले रेतें, आप लोगों को मारें, आप रमजान के रसूलुल्लाह पाक महीने में आप अपने लोगों को मारना शुरू कर दें और मुसलमान बख्शी साहब, वो जो लोग थे मारने वाले, वो जेलों में चले गए। सबसे ज्यादा मुसलमानों हमारा इस्लाम कहता है वो हम में से नहीं है, तंग करने वाले, गले रेतने वाले पाकिस्तान में क्या हाल किया है आपने अपने शियाओं का? क्या हाल किया है शियाओं का, सिंधियों का, आपके जो बेचारे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं वो फेड अप हैं। आप अपने गरेबान में साहब थोड़ा बात आप बंद करके सुन लीजिए, यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट अदर्स आर सेइंग। तारिक साहब, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करूंगा। तारिक साहब बहस को खोलेंगे, उससे पहले देवयानी व्यास जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। देवयानी, क्या कहेंगे आप इस जो गृह युद्ध पाकिस्तान में छिड़ गया उसके बारे में? क्यों पाकिस्तानी को मार रहा है, वो भी धर्म के आधार पर, कि फ्रांस में प्रोफेट मोहम्मद का अपमान हुआ, अपने पाकिस्तानियों को मार रहे हैं? दीपक जी, मुझे तो एक ही चीज इसमें याद आ रही है बोलने के लिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।
मतलब अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी चारों तरफ से वैसे ही विपदा है, वो खुद अपने आप को खत्म कर रहे हैं। और तो अभी मुख्य तरीके से तो पाकिस्तान की जनता को यह समझने की जरूरत है कि अब उनको खुद को यूज किया जा रहा है। चंद लोग जो है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मतलब उनकी इकोनॉमी की हालत देखो, मतलब बिल्कुल वो भूखे नंगे देश हो चुके हैं। इसके बाद भी मतलब बार बार हर नई बात लेके वो अपना आप दूसरी लोगों के उसमें ताक झाक करने के चक्कर में वो खुद को ही मतलब मारे जा रहे हैं। मतलब जिस पेड़ पे बैठे हैं खुद ही कुहाड़ी से उनको काट रहे, फिर गिर रहे, अपनों के गले काट रहे, अपनी औरतों को ही मार रहे। तो इनकी बिल्कुल यही स्थिति हो रही है कि इनकी बस विनाश अब नजदीक ही है, इसलिए इनकी बुद्धि भी हर तरीके से भ्रष्ट होती जा रही है। और इनकी जनता को अब जल्दी से ही जागृत होना पड़ेगा। और ये धर्म के नाम पे ये लोग जो बार बार बवाल मचाते हैं, उनमें से उनको खुद को ही निकलना पड़ेगा, उनकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो ये चंद लोग धर्म के नाम के उनको खुद को ही खा जाएंगे और उनको कभी भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने देवयानी, दो टूक बात कही। आपकी बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तारिक फतेह साहब के साथ बहस की फिर शुरुआत होगी।